जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई के रूप में लॉन्च किया गया एक छोटा सा मिशन जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, वह किस प्रकार से अपनी सफलता के बुलंदियों पर अपने आप को कायम किया और जिसने भारत के प्रत्येक लोगों को देश की एकता और अखंडता के बारे में महसूस कराया और भारत के दुश्मनों को भी यह महसूस कराया कि भारत अपने नागरिकों के ऊपर हुए कायराना हमले का जवाब किस प्रकार से दे सकता है, यह दुश्मन देश को भी महसूस होना चाहिए। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा गया, क्योंकि पहलगाम वैली में जिस तरह से उन पुरुषों की हत्या कर दी जाती है उनके पत्नियों के सामने, जिनसे कि उनकी पत्नी बार बार गुहार लगाती है कि हमारे पति के साथ साथ मुझे भी मौत के घाट उतार दिया जाए। इस पे उन आतंकवादियों के द्वारा उस पत्नी से यह कहा जाता है कि जाओ तुम अपने देश के प्रधानमंत्री से यह बात बोलना कि किस प्रकार से तुम्हारे पति की निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है, और उनसे बोलना कि यदि संभव हो तो वह इस हमले का जवाब अपने माध्यम से दें और हमें यह महसूस कराएं कि आपके प्रधानमंत्री वाकई 56 इंच के सीने वाले हैं। इस हमले के बाद पूरा देश कांप उठा और प्रत्येक जन भावना को ठेस पहुंची और उसने देश के प्रधानमंत्री से यह अपील की कि जितना जल्द हो सके दुश्मनों के ऊपर कार्रवाई की जाए। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डिफेंस मिनिस्टरों के साथ काफ़ी चर्चाएं की और अंततः एक मिसगाइडेड तरीके से पाकिस्तान को यह संदेश दिया गया कि हमारी सेनाएं 7 मई को एक मॉक ड्रिल करेगी, जिसमें देश के जगह जगह कोने पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा, जिसमें लाइट बुझाई जाएगी या आपातकाल के दौरान किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है इसके ऊपर चर्चा की जाएगी और इसकी मॉक ड्रिल की जाएगी। देखते ही देखते पूरा विश्व इस बात के ऊपर विचार कर रहा था कि भारत किस प्रकार से मॉक ड्रिल को अंजाम देगा। ठीक 6 मई की रात को मॉक ड्रिल का बहाना करते हुए पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान के अंदर लगभग 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया जाता है, जिसमें कि एक भी सिविलियन की जान नहीं जाती है और लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को मारे जाने की खबर आती है। इस घटना के बाद पाकिस्तान बार बार यह दावा करता है कि भारत ने हमारे सिविलियनों को टारगेट किया और हमारे मस्जिदों के ऊपर बम गिराया, जिससे कि हमारे लगभग 10, 20, 50 की संख्या में सिविलियनों की जान चली गई है और भारत इस हमले को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। इस हमले के जवाबी कार्रवाई के रूप में पाकिस्तान की कायर सेना ने भी अपना आक्रमण किया और देखते ही देखते भारत के सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन हमारे लिए सबसे सुखद अनुभव यह रहा कि वर्ष 2018 में लगभग हमने 39,000 करोड़ की रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, जिसमें कि हमें 3 यूनिट प्रदान की जा चुकी हैं और अगली 2 यूनिट आगे के दिनों में हमें प्रदान की जाएगी। इन 3 यूनिटों में लगभग 2 यूनिट को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है, साथ ही साथ 1 यूनिट को चाइना की सीमा पर तैनात किया गया है। ये 2 ही यूनिट पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च की गई लगभग 100 से 150 मिसाइलों को अपने मार्ग में ही ब्लास्ट कर दे रही थी और उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया। जैसा कि दावा किया जा रहा था कि लगभग पाकिस्तान ने 15 भारतीय टारगेटों को निशाना बनाया है, जिनमें से महज 2 या 3 को ही टारगेट बनाया जा सका है और उनमें से बाकी 13 या 14 मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से पाकिस्तान को यह महसूस कराया कि आप हमारे बराबरी में कहीं भी निवास नहीं करते हैं। इस तरह से पाकिस्तान को यह महसूस हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत ने विगत कुछ वर्षों में लगभग 7, 8, 10 वर्षों में अपने डिफेंस के ऊपर काम किया है, उसके मुकाबले पाकिस्तानी सेना उसके 10% तक भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने उनको जवाब दिया, कोई भी पाकिस्तान का ऐसा कोना नहीं है जहां भारत की मिसाइलें न पहुंच सकी।
और भारत ने राफेल के माध्यम से भी जगह जगह पर सटीक बम वर्षा किया। और पाकिस्तान का भी यह मानना था कि भारत ने हमारे सिविलियन को टारगेट किया। यह काफी झूठ बताया जा रहा था, क्योंकि हमारी सेना कायरतापूर्वक कार्यों के लिए नहीं जानी जाती है। जहाँ तक बात है सिविलियन को टारगेट करने का, तो यदि सिविलियन को टारगेट किया जाना होता तो हम पहले ही दिन 9 आतंकवादी कैंपों को टारगेट न करके तुम्हारे मेन शहर, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, कराची हो या इस्लामाबाद हो, हम उनको टारगेट किए होते। तुम्हारे 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट हम नहीं किए होते। सबसे पहले हमारे लिए खुशी का विषय यह है कि इस छोटे से हमले के द्वारा हमने अपने डिफेंस सिस्टम को चेक किया, और साथ ही साथ जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 प्रदान किया गया था, जो कि पाकिस्तान के मुख्य शहर लाहौर में तैनात था, वहां उसकी रडार प्रणाली भी कार्य कर रही थी, उसको हमने एक मिसाइल के द्वारा महज कुछ सेकेंडों में सर्वनाश कर दिया। और हमने चाइना को भी यह सख्त संदेश दे दिया कि किस प्रकार से हमने स्वदेशी हथियारों के माध्यम से तुम्हारे डिफेंस सिस्टम को महज कुछ सेकंड में सर्वनाश कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान को भी यह महसूस हुआ कि वो भारत के डिफेंस सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा हमारा ये है, जिस पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, कि जिस प्रकार से अमेरिका के हस्तक्षेप के द्वारा सीज फायर के लिए दोनों देशों को राजी कर लिया गया, वो सीज फायर बहुत जल्दी हो गया है। क्योंकि जिस तरह से दो शक्तिशाली व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति जो भी कह ले आपस में युद्ध करते हैं, तो उनको एक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा ही दोनों को अलग किया जा सकता है। युद्ध तभी रुकता है जब एक व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली है दूसरे से। तो पहला वाला यदि हार मान जाता है तो दूसरा उसको मारना छोड़ देता है। या फिर युद्ध तब रुक सकता है जिस तरह से दो शक्तिशाली व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और कोई बहुत ही बलवान व्यक्ति आता है और दोनों को साइड में खींच लेता है, और अंततः युद्ध रोका जा सकता है। तो हमने भी देखा कि युद्ध भी महज 3 दिन ही चला था, और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जवाबी कार्रवाई के रूप में पाकिस्तान भी भारत के ऊपर हमला कर रहा था, तो निश्चित रूप से हम यह नहीं कह सकते थे कि पाकिस्तान ने भी हार मान लिया, क्योंकि कैजुअलिटी दोनों तरफ से हुई है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर इलाकों को टारगेट किया और वहाँ के सिविलियन में लगभग 2-4-5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 50 से अधिक सिविलियन घायल हो चुके हैं। तो इस तरह से भारतीय सेना को भी यह समझना चाहिए था कि आप यदि युद्ध की शुरुआत कर दिए हैं तो युद्ध को एक अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, क्योंकि बाहरी दबाव में यदि आप युद्ध को रोकते हैं तो इससे आपकी देश की जनता का मनोबल डाउन होगा, साथ ही साथ अपने सेना के मनोबल को भी आप डाउन करते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप युद्ध को आगे बढ़ा रहे थे उसमें आपको मानसिक रूप से और जिस भी प्रकार से सहयोग देना चाहिए, बलूच के द्वारा, पश्तूनों के द्वारा या तालिबानियों के द्वारा, उन्होंने सहयोग देने का प्रयास किया। जिस तरह से युद्ध के पहले या दूसरे दिन हुई बलूचों के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि हम एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र की स्थापना करते हैं, इससे निश्चित रूप से उन बलूचों को दबाया जाएगा और उनकी आवाज़ों को भी दबाया जाएगा। तो सबसे पहले भारतीय सेना से हमारा यही अनुरोध होता कि आप युद्ध को एक निर्णायक स्तर तक लेकर जाते, जिसमें कि आप बलूचिस्तान को स्वतंत्र करा देते, साथ ही साथ जो बांग्लादेश आपको आंख दिखा रहा है उस बांग्लादेश को भी आप सबक सिखाते, क्योंकि 2 फ्रंट वार हम लोग लड़ सकते हैं और एक्सपीरियंस भी है हम लोग को। क्योंकि वर्ष 1971 में हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने पर ला दिया था। उस स्थिति से वर्तमान समय में हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं, तो हमें एक्सपीरियंस भी है 2 फ्रंट वार के लिए। तो हमें भी यह चाहिए कि जिस चिकन नेक के ऊपर बांग्लादेश जाकर चाइना को यह सजेशन दे रहा था कि आप भारत के 7 सिस्टर के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और महज कुछ किलोमीटर की चौड़ाई के साथ जो चिकन नेक है उस पर आक्रमण करके आप उन 7 सिस्टरों को भारत से अलग कर सकते हैं, तो भारत को निश्चित रूप से उन 7 सिस्टरों के लिए जो चिकन नेक जुड़ा हुआ है उसकी चौड़ाई को फैला देना चाहिए था। यही एक सटीक मौका भी था, क्योंकि बांग्लादेश केवल हल्ला करता, जिस तरह से एक कमजोर व्यक्ति को मारा जाए और वह जान बचाकर हल्ला करते हुए भागता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो हमें बचा ले, निश्चित रूप से यह भारतीय सेना को करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध हो रहा था, तमाम इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी इजराइल ने गाजा को नहीं छोड़ा और अंततः एक अंजाम पर ले जाकर युद्ध को
संघर्ष विराम पर ले जाकर रोका। ठीक उसी तरह रसिया ने भी यूक्रेन के साथ किया। यूक्रेन को तब तक पीटा जब तक यूक्रेन पूरी तरह से कमजोर न हो गया, और साथ ही साथ यूक्रेन को मिलने वाला जितना भी अमेरिका की तरफ से सहायता था उसको जब तक रोक न दिया गया तब तक रसिया ने भी यूक्रेन को पीटा था। ठीक उसी प्रकार से हमको भी पाकिस्तान को तब तक पीटना चाहिए था जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हमले को न रोक दिया जा सके। और साथ ही साथ पाकिस्तान को अमेरिका का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि युद्ध महज 3 या 4 दिनों तक चला, और इसी युद्ध के बीच पाकिस्तान भिखमंगे की तरह IMF से लोन का डिमांड कर दिया और उसे लोन प्रदान भी कर दिया गया। निश्चित रूप से वर्ष 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था डायरेक्टली, तो ठीक इस बार भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान का ही साथ अमेरिका दिया, क्योंकि जिस तरह रूस कार्य करेगा उसके विपरीत तरह से अमेरिका कार्य करेगा, और जिस तरह से इंडिया रहेगा उसके विपरीत तरह से चाइना रहेगा। तो हम मान सकते हैं अमेरिका और चाइना जहां एक दूसरे के ग्लोबली दुश्मन है, तो जहां पाकिस्तान की बात आ रही है दोनों एक दूसरे के फ्रेंड के रूप में कार्य कर रहे थे। तो हमें भी यह विचार करना चाहिए, और आप लोग भी कमेंट में यह सजेशन देंगे मुझे और अपना भी विचार रखेंगे कि क्या यह भारतीय सेना का मनोबल लो होगा या हाई होगा इस युद्ध विराम से, क्योंकि आप जिस स्तर की आप तैयारी किए हुए थे उसमें आप युद्ध को एक अंजाम पर ले जाकर यदि छोड़े होते तो निश्चित रूप से पाकिस्तान बैकफुट पर होता और उसे अपने कायराना हरकत का दंड भी मिल चुका होता, और इसके बाद वह फिर से ऐसी हरकत न करता। और बात रही आतंकवादियों को पालने की, तो उसके कमर को निश्चित रूप से तोड़ा जा सकता था, लेकिन बाद बीच में ही आपने युद्ध को रोककर एक उसके मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है। तो इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए था और युद्ध को एक निर्णायक स्थिति तक पहुंचा देना चाहिए, जिसमें कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराना, जो मैंने सिलीगुड़ी के ऊपर बात किया, चिकन को चौड़ा करना या पीओके के ऊपर हमला करना, क्योंकि युद्ध की शुरुआत यदि आप एक बार कर देते हैं तो आपको हर जाना भी उसके अनुसार से भुगतना पड़ेगा। हमने भी देखा कि किस प्रकार से सैनिकों को छुट्टी से बुला लिया गया, तमाम सैनिकों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया, जिससे कि एक सोल्जर का वीडियो हमने देखा था जो कि आइसक्रीम खाते हुए बोल रहा था कि ये आइसक्रीम अगली बार जब हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो पाकिस्तान के किसी शहर में आइसक्रीम खाते हुए मिलेंगे। ये सैनिकों के हौसला को और बढ़ाने का कार्य कर रहा था युद्ध। जिस तरह से हमारी सेनाओं को भी सपोर्ट मिला, पक्ष का विपक्ष का और देश के जितने भी लोग हैं उन्होंने खुलकर सेना का समर्थन किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस भारतीय विपक्ष दल का जिसने भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय सत्ता का भी समर्थन किया कि आप युद्ध में भाग लीजिए और हम आपका देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए खुला समर्थन करते हैं। तो यह काफी एकजुटता का विषय भी है और इस पर देश को गर्व भी महसूस हो रहा है। तो हमें यह चिंता करना चाहिए कि क्या युद्ध को रोककर भारत ने कोई गलती कर दी है या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश है। इस पे आप कमेंट में जो भी आपका विचार होगा उसको कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए ऐसा एनालिसिस वीडियो लाता रहूं। जय हिंद।